स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। लाल नाम है। लाल, जिस आदमी को मारने के लिए तुमने अपने गुंडे भेजे थे वो देवा का बाप है। जो सोता है वो खोता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो तुम मुझे दोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। जो सोता है वो खाता है। अब इस टाइप के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए, ओके। तो मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा भी मिस मत करिए और लास्ट तक देखिए और वीडियो को लगातार 2-3 बार देखिए। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक उठाया है कि आप कोई भी लॉन्ग कंपोजिशन, एस्से, स्टोरी या कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं तो बेधड़क आप लिखेंगे, कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। हमको पढ़ना क्या है? ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश बनाना है, हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ऐड करता है, ठीक। और केवल जोड़ता नहीं, जोड़ने के साथ साथ अपने से पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट से संबंध बताता है, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर से सुनिए कि कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो वाला प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। केवल जोड़ता नहीं, जोड़ने के साथ एक काम और करता है, वो अपने एंटीसीडेंट से संबंध भी बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है कि जैसे देखिए, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है कि इसको और इसको दोनों को आपस में ऐड करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, इन दोनों के बीच में आ जाएगा और आ करके इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ देगा। तो केवल जोड़ेगा नहीं, जोड़ने के अलावा एक काम और करेगा कि इसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक एंटीसीडेंट आएगा। एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होता है, या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक एंटीसीडेंट आएगा। वो एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है। एंटीसीडेंट कौन होगा? कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसका एंटीसीडेंट उसी के ठीक पहले, बाद में नहीं, पहले होगा। तो पहले कहीं अगर कोई नाउन आए या प्रोनाउन आएगा वही होगा। या नाउन प्रोनाउन वर्ब के स्थान पे तो आएगा नहीं, या तो ऑब्जेक्ट के यहाँ आएगा या तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर, ठीक है, या नाउन प्रोनाउन हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इससे भी संबंध बता सकता है, इस नाउन या प्रोनाउन से, या यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन आएगा इससे, दोनों में से किसी से बता सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिससे संबंध बताएगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। अगर इससे बताया तो ये एंटीसीडेंट है, अगर इससे नहीं, इससे बताया तो फिर ये एंटीसीडेंट है, ठीक। और लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमेशा एंटीसीडेंट के पास ही लिखा जाएगा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन इससे संबंध बता रहा है तो इसका एंटीसीडेंट ये हुआ, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहीं पे लिखा जाएगा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन इससे संबंध नहीं बता रहा, इससे बता रहा है, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ चला जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ये साथ में इनको ले करके जाएगा, मतलब इतना, यहाँ चला जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा। एंटीसीडेंट क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है ना।
तो देखिए, ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है और अपने से पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट, मतलब उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन आएगा उसी को एंटीसीडेंट कहेंगे, और उसी एंटीसीडेंट से संबंध बताएगा, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी इंग्लिश के वाक्य में हिंदी रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में आता है। हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस के बीच में आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका हिंदी ज से शुरू होगा। किससे होगा? ज से। जो मतलब जब मतलब जो, जिसे, जिसका, जिसकी। अगर कोई सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें जहाँ जिस शब्द में जो, जिसका, जिसकी आएगा वही रिलेटिव हो जाएगा। यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, तो जो वही रिलेटिव है। यह वही लड़की है जिसकी साइकिल खराब है, तो जिसकी रिलेटिव है। यह वही कलम है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो जिसे, यही रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ ज से शुरू होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अभी बताए ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आना चाहिए। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा, एकदम अगल बगल होना चाहिए। यानी कि एंटीसीडेंट यहाँ है और रिलेटिव यहाँ है तो फिर गलत है, या एंटीसीडेंट ये है और रिलेटिव यहाँ हम लिख रहे हैं तो गलत है, अगल बगल होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, बार बार एंटीसीडेंट आ रहा है। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन से संबंध बताएगा उसी नाउन प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहेंगे। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये इससे संबंध बता रहा है तो ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन इससे संबंध बता रहा है तो फिर ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। आया समझ में ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए। ठीक, एंटीसीडेंट कौन हो सकता है? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताएगा उसी नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव के पहले आता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो हम सेंटेंस में देखिए ये लिखा क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम रिलेटिव प्रोनाउन है लिखे हैं, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं तो ये इसका नंबर होगा, मतलब ये या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। उसी तरह से इसका पर्सन होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। उसी तरह से इसका जेंडर भी होगा। ठीक है, कि ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सब उसके एंटीसीडेंट से पता चलता है। ठीक, जो नंबर, पर्सन, जेंडर एंटीसीडेंट का होगा वही नंबर, पर्सन, जेंडर इस रिलेटिव का होगा। अगर ये सिंगुलर है तो फिर ये भी सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल है ये, तो ये भी प्लूरल होगा। अगर ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन। अगर ये फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर सब उसके एंटीसीडेंट से पता चलता है। अगर हमको पता लगाना हो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हम पहले किसको चेक करेंगे? एंटीसीडेंट को। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल ये भी प्लूरल। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो तुरंत आप लाइक दबाइए, तुरंत लाइक करिए वीडियो को, और एक कमेंट करिए। आप लोग लाइक कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए आगे देखिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हम किसका करते हैं? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, बट, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, एज भी होता है। क्या होता है? एज भी होता है। चलिए ETC कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, व्हिच आता है, व्हाट आता है, दैट, बट, एज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए इन शब्दों को देखिए, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये ऐसे शब्द हैं, ये दो काम करते हैं। इनको छोड़ दीजिए, केवल डब्लू वाले जितने हैं ये दो काम करते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। तो हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और यही रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कैसे जानेंगे कि रिलेटिव है? तो हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट अगर सेंटेंस के शुरू में आएंगे, कहाँ आएंगे? शुरू में,
ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर ये वाक्य के शुरू में आए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। और जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो इसका हिंदी क से शुरू होगा। हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, हुज माने किसका, व्हिच माने कौन सा, व्हाट माने क्या। तो सबका देखिए हिंदी क से शुरू हो रहा है। ठीक। तो ये जब ये इसका हिंदी क से निकलेगा और ये सब वाक्य के स्टार्ट में आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। और तब ये सब प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न। लेकिन यही हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट वाक्य के बीच में चला जाए, कहाँ चला जाए, बीच में, तब ये रिलेटिव हो जाएगा। इसी को हम लोग रिलेटिव नाम देंगे। जब ये बीच में जाएगा तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा, तब ये दो वाक्य को जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है। और तब इसका हिंदी ज से निकलेगा। बात आया समझ में, ये अंतर है। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए, अगर कहीं पे लिखा रहे कि हु आर यू लिखा है, तो यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यही प्रश्न कर रहा है, इसी के कारण इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा। नंबर 1 ये प्रश्न कर रहा है। नंबर 2 इसका हिंदी क से शुरू होगा, इसका हिंदी क्या होगा, कौन। तो देखिए पहले क्या आया, क से, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर लिख दें आई मेट ए बॉय हु वाज वीपिंग, मैं एक लड़के से मिला। देखिए आई मैं, मेट मिला, बॉय लड़का, मैं एक लड़के से मिला जो रो रहा था। तो देखिए इस हु और इस हु में क्या अंतर है, ये वाक्य के शुरू में आया है, ये बीच में आया है प्रश्न कर रहा है जोड़ रहा है। इसका हिंदी क से शुरू होगा, इसका हिंदी ज से शुरू होगा। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुरू में आता है, रिलेटिव बीच में आता है। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछेगा, रिलेटिव वाक्य को जोड़ेगा। इंट्रोगेटिव का हिंदी क से शुरू होगा, रिलेटिव का हिंदी ज से शुरू होगा। ठीक है ना। तो हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, बट, ऐसे होता है। अब हमको ये पढ़ना है कि इसको हम लोग प्रयोग कब करेंगे, कब हु का प्रयोग करेंगे, कब हुम का करेंगे, कब हुज का करेंगे। अब हमको ये पढ़ना है। चलिए देखिए, अब जब हम सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में, तो देखिए रिलेटिव, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा वाक्य के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है ना। वाक्य अभी आगे और भी कुछ रहेगा, तो ये वाक्य के बीच में आएगा रिलेटिव। और रिलेटिव के पहले क्या आना चाहिए, एंटीसीडेंट। मतलब रिलेटिव के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा, मतलब या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। और वो नाउन प्रोनाउन सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कोई सेंटेंस आया जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो आएगा, क्या यह वही लड़का है जो कल रो रहा था, यह वही लड़की है जो कल रो रही थी, यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा था, यह वही लड़का है जिसने तुम्हें गाली दिया, यह वही लड़का है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो जिसके आ रहा है ना। ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर जो या जिसने शब्द आया तो फिर ये देखेंगे कि जो या जिसने शब्द किसके लिए आ रहा है, सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो यह वही लड़की है जो बेईमान है, जो बेईमान है। अब यहाँ पे जो बेईमान है, यह वही लड़की है जो बेईमान है, तो जो मतलब कौन, लड़की। ये सब लड़की के लिए आया है, जो शब्द किसके लिए आया, लड़की के लिए। और लिख दें यह वही कलम है जो मैंने खरीदा था। ठीक। यहाँ भी जो आया है, यह वही कलम है जो मैंने खरीदा था। जो मैंने कौन, कलम। यहाँ जो लड़की के लिए आया है और यहाँ जो कलम के लिए। कलम क्या है, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव। और लड़की क्या है, सजीव है। नाउन ये भी है, नाउन ये भी है। ठीक। ये एंटीसीडेंट है, ये भी एंटीसीडेंट है। अंतर ये सजीव है और ये निर्जीव है। जो यहाँ भी आया, जो यहाँ भी। तो अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आया तो हमको ये देखना चाहिए कि वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, माने एंटीसीडेंट
को देखेंगे। एंटीसीडेंट हमारा सजीव है कि निर्जीव। सजीव है तो कुछ और लगेगा, निर्जीव है तो कुछ और लगेगा, ठीक है ना। सजीव, ये जो सजीव के लिए आया है, जो कि अंग्रेजी हु होगी, क्या होगी, हु। यह वही कलम है जो मैंने खरीदा था। तो जो किसके लिए आया, कलम के लिए। कलम क्या है, निर्जीव। निर्जीव के लिए विच आएगा, क्या आएगा, विच। तो यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि रिलेटिव जिस एंटीसीडेंट के लिए आया है वो क्या है, निर्जीव है कि सजीव, ठीक है ना, उस अनुसार लगेगा। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आएगा इंग्लिश में, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या रहेगा, एंटीसीडेंट रहेगा, ठीक है ना। तब मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो जिसने आया, और तो उसके पीछे हमने देखा तो एंटीसीडेंट हमारा सजीव है, मतलब जो जिसने, देखिए जो जिसने आया है किसके लिए आया है, सजीव के लिए। देखिए रिलेटिव, इसका एंटीसीडेंट क्या है, सजीव। तो अगर जो जिसने सजीव के लिए आएगा तो इस जो जिसने की अंग्रेजी हु होगी, क्या होगी, हु, ठीक है ना। और ये देखिए हु होगी, और याद रखिए कि हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कहीं भी हु लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो हु के बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर देखिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसे जिसको दिया है, तो ये देखो कि जिसे जिसको किसके लिए आया है, एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट हमारा क्या है, सजीव है। तो अगर सजीव है, ठीक है ना, तो जिसे जिसको की अंग्रेजी, यहाँ देखिए सॉरी, होम होगा, क्या होगा, होम। जो या जिसने रहेगा, जो जिसने, तो क्या लिखेंगे, हु। और जिसे जिसको आएगा तो क्या लिखेंगे, होम। इस जिसे या जिसको की अंग्रेजी क्या होगी, होम, ठीक। और जो जिसने की अंग्रेजी क्या होगी, हु। हु किसके लिए, सजीव के लिए। होम किसके लिए, सजीव। दोनों सजीव के लिए लगते हैं। अंतर बस इतना ही है कि हु सब्जेक्ट बनेगा, होम ऑब्जेक्ट। तो हु सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और होम ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब जब भी होम लिखेंगे तो होम के बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसका, जिसकी, जिसके आ जाए, यह वही लड़का है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, जिसकी साइकिल खराब है, ठीक है। और जिसका, जिसकी, तब ये देखेंगे कि ये जिसके लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट सजीव है कि निर्जीव। तब मान लीजिए सजीव है तो इस जिसका, जिसकी की अंग्रेजी हुज होगी, क्या होगी, हुज। और हुज पजेसिव केस में होता है। किस केस में होता है, पजेसिव। अब पजेसिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, हमेशा नाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज लिखेंगे तो हुज के बाद क्या आएगा, नाउन। अब ये दोनों मिलके सब्जेक्ट बन जाएंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, पजेसिव। पजेसिव के बाद हमेशा नाउन। जैसे सेंटेंस में हम कभी माई अकेले नहीं लिखेंगे, जब भी, क्यों, क्योंकि माई पजेसिव है। अब पजेसिव के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा नाउन आना चाहिए। तो हम लिखेंगे माई पेन, माई बुक, माई ब्रदर, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हुज पजेसिव है, इसके बाद क्या आएगा, नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए, हो सकता है कि ये जो जिसने सजीव के लिए आया हो, ये भी हो सकता है कि ये जो जिसने निर्जीव के लिए आया हो। मतलब हमारा एंटीसीडेंट देखिए यही वाला ये लिखा है, केवल एंटीसीडेंट, यहाँ सजीव था, यहाँ निर्जीव आ गया। तो हो सकता है एंटीसीडेंट निर्जीव है। तो जब एंटीसीडेंट निर्जीव रहेगा तो इस जो जिसने की अंग्रेजी विच होगी। देखिए जो जिसने यहाँ भी है, जो जिसने यहाँ भी है। अंतर बस यही है कि इसका जो एंटीसीडेंट है, मतलब ये जिसके लिए आया है वो सजीव है, और ये जिसके लिए आया है वो क्या है, निर्जीव। तो मतलब इसका एंटीसीडेंट निर्जीव है। तो जब निर्जीव रहेगा तो यहाँ जो जिसने की अंग्रेजी विच लिखेंगे। अब देखिए इससे पहचानिए, जो और जिसने ये सब्जेक्ट होता है। ने, ये हिंदी में आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े हैं ना, तो उसी तरह जिसमें, जिस शब्द में, जिस नाउन या प्रोनाउन में ने लग जाएगा वो सब्जेक्ट होता है। जैसे तुमने, तुमने, तो ने सब्जेक्ट की पहचान है, ठीक, ये सब्जेक्ट है। राम ने, राम में ने लगा है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की पहचान है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए ये क्या नाम है, जो जिसने सजीव के लिए लिखा है तो हु लिखेंगे, जो जिसने निर्जीव के लिए है तो क्या लिखेंगे, विच। ये किस केस में है, सब्जेक्ट। तो विच क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जब विच सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसे जिसको दिया है। देखिए यहाँ भी जिसे जिसको है, तो ये भी जिसे जिसको, ये भी जिसे जिसको। अंतर क्या है,
ये सजीव के लिए आया है और ये किसके लिए आया है, निर्जीव के लिए। तो सजीव के लिए जिसे जिसको आएगा तो वहाँ पे हुम लिखेंगे, और निर्जीव के लिए आएगा तो विच लिखेंगे। जिसमें को शब्द लगा है, क्या लगा है, को, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये विच ऑब्जेक्ट है। जैसे हुम ऑब्जेक्ट है उसी तरह से ये विच ऑब्जेक्ट है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद नया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या नाम है, हुच, जिसने की अंग्रेजी विच, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो नहीं सॉरी, इसके लिए बताना था ना, जिसे जिसको किसके लिए, निर्जीव के लिए। तो निर्जीव के लिए जिसे जिसको कहेंगे क्या लिखेंगे, विच। को लगा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद जब विच ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसे लिखेंगे। देखिए ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, इस दोनों विच में क्या अंतर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए इसके बाद वर्ब आया है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए इसके बाद सब्जेक्ट आया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिसका जिसकी आया है तो क्या देखे हैं, सजीव के लिए आया है। उसी तरह से यहाँ भी जिसका जिसकी है, लेकिन अब ये देखेंगे कि ये किसके लिए आया है, सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए। सजीव के लिए आया कि निर्जीव के लिए। तो देखिए जिसका जिसकी किसके लिए आ गया, निर्जीव के लिए। तो सजीव के लिए ये लिखेंगे तो जिसका जिसकी की अंग्रेजी हुज होगी, और निर्जीव के लिए लिखेंगे तब भी जिसका जिसकी की अंग्रेजी हुज ही होगी। अब हुज किस केस में है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नहीं, हुज किस केस में, पजेसिव। पजेसिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो देखिए नाउन लिखा, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है। अब यही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से समझिए इसको। फिर देखिए चलिए देखिए, फिर लिखा है कि जो जिसे जिसको सजीव निर्जीव के लिए आता है। अब कहीं कहीं सेंटेंस में जो जिसके सजीव निर्जीव के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे जो जिसे की अंग्रेजी एक बार हु लगाएं, एक बार विच लगाए हैं। और जिससे जिस, कहाँ गया, जो जिसने जिसके, इसकी अंग्रेजी के लिए हम लोग दैट का भी प्रयोग करते हैं। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हु के लिए भी करते हैं, अरे रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। ठीक है ना। होम का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं, हुज सब्जेक्ट सजीव निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का भी प्रयोग हो सकता है। किसका, दैट। और दैट का अर्थ क्या होता है, ये जैसे हु का अर्थ क्या होगा, हु का अर्थ होगा जिसे, हु का अर्थ होगा जो जिसने, हु का अर्थ होगा जो जिसने। ठीक, और जिसे जिसको के लिए होम लगाएंगे, जिसे जिसके लिए के लिए क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। ठीक है ना। मतलब इसका सब्जेक्टिव अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक, लेकिन दैट जो होता है ये भी रिलेटिव होता है। दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव के लिए दोनों के लिए होता है। और दैट सब्जेक्टिव केस भी है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। दैट का पॉजेसिव नहीं होता है, दैट सब्जेक्टिव केस है और यही दैट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो अगर दैट सब्जेक्ट केस में आएगा तो दैट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और दैट अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए जिसमें को शब्द लगता है वो निर्जीव है, जिसमें ने शब्द लगता है वो सजीव है। तो दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, सब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों में। ठीक है। उसी तरह से एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो या कुछ। देखिए यहाँ भी जो लिखा है, यहाँ भी जो लिखा है, यहाँ भी जो लिखा है। अंतर ये जो सजीव के लिए है, निर्जीव के लिए है। और ये जो है इसके पहले जो एंटीसीडेंट आया है, ठीक है, क्या है एंटीसीडेंट, वो एंटीसीडेंट देखते हैं। वो एंटीसीडेंट किसी स्टेटमेंट के लिए आया है या आइडिया के लिए। आइडिया मतलब विचार, स्टेटमेंट मतलब कथन, मतलब जो या जो कुछ का की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट। और इस जो या जो कुछ का प्रयोग किसके लिए होगा, आइडिया स्टेटमेंट के लिए। मतलब यह वही लड़का है जो, तो जो की अंग्रेजी हु। यह वही कलम है जो, तो जो की अंग्रेजी विच। और यह वही बात है। ठीक है। अब यहाँ जो अगर किसी कथन के लिए आ जाए, जो तुम कह रहे हो, तो जो माने क्या, जो कथन कह रहे हो, तो यहाँ जो का मतलब कथन से है। आ समझना। तो जो का अंग्रेजी सजीव के लिए आएगा तो हु, निर्जीव के लिए आएगा तो विच। और जो का प्रयोग जब कथन के लिए होगा तो जो की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट। व्हाट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट भी आता है, और व्हाट के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब भी आता है। व्हाट के बाद वर्ब कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट रहेगा। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी। जैसे दैट सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, उसी तरह से भी होता है।
ठीक है ना। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन हो गया। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को तुरंत रिवर्स करके एक बार फिर देखिए। ठीक, अब मैं देखिए इसका सेंटेंस बता रहा हूँ कैसे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना है कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। ठीक है ना। तो जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो देखिए, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। ठीक है ना। तो जो जो लड़का, तो यहाँ जो शब्द किस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, जो माने कौन, लड़का, ये जो शब्द लड़के के लिए आया है, इसका मतलब हाई रिलेटिव हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया। ठीक, हिंदी के वाक्य में रिलेटिव पहले रहता है, एंटीसीडेंट बाद में, लेकिन जब अंग्रेजी बनाते हैं तो ये एंटीसीडेंट पहले लिखाएगा, रिलेटिव बाद में। तो हाई तुम्हारा क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है ना। तो देखिए, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो एंटीसीडेंट पहले लिखेंगे, जो को बाद में लिखेंगे। ये लड़का ये लिख दिया, फिर जो की अंग्रेजी हो, क्यों, क्योंकि है सजीव है, अगर ये निर्जीव रहता तो विच हो जाता। ठीक है ना। तो जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो द बॉय हु, मतलब जो खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग, ठीक, वह मेरा भाई है। तो वह की अंग्रेजी देखिए हम लोग नहीं लिखते, वहाँ की अंग्रेजी यहाँ पे ही नहीं लिखाएगा। ठीक है ना। वह मेरा भाई है, तो इज माने है, माई माने मेरा, ब्रदर माने भाई, वह की अंग्रेजी नहीं लिखाएगी। क्यों नहीं लिखाएगी, क्योंकि देखिए ये वह शब्द किसके लिए आया, वह मेरा भाई है, तो वह माने कौन, बॉय, कौन, बॉय, तो ये इसके लिए आया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए एक उपाय और है इसको सही चेक करने का। कैसे, हाई क्या लिखा है, वर्ब, क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट। तो वर्ब, सब्जेक्ट जो होता है हमेशा वर्ब के पहले आता है। सेंटेंस में वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हाई वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट पहले ही होगा, तो इसका सब्जेक्ट देखा यहाँ हु है, कौन है, हु किस केस में, सब्जेक्टिव। तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, इनको छोड़ दो तो क्या बचा, इज, ये भी वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इसका सब्जेक्ट हमारा ये, इसको इज प्लेइंग को बाहर निकाल दो। ठीक है। तो क्या बचेगा, द बॉय इज माई ब्रदर, ये वर्ब हो गया और इसका ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब बचा क्या, अगर हम ही लिखते हैं तो ही का सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ से आएगा, कोई वर्ब अब खाली ही नहीं है, इसका मतलब ही की कोई ज़रूरत नहीं है। आज समझ में ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग इस वह की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे भाई हैं, तो जो रिलेटिव है, लड़के एंटीसीडेंट है, तो पहले लड़के के अंग्रेजी हो जाएगा द बॉयज, और जो की अंग्रेजी हो जाएगा हु। ठीक है। खेल रहे थे, खेल रहे हैं लिखा है, चलिए थे कर देता हूँ। ठीक, जो लड़के खेल रहे थे वे मेरे भाई हैं, तो जो लड़के, द बॉयज, बॉयज माने लड़के, और जो की अंग्रेजी हो। ये देखो कि जो माने कौन, लड़का, लड़का क्या है, सजीव, तो जो की अंग्रेजी क्या लगेगा, हो। और खेल रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी। ठीक है ना। अब मेरे भाई हैं, तो कौन मेरा भाई है, वे मेरे भाई हैं, तो वह के, वे की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक, सीधे वर्ब से लिखेंगे, आर माई ब्रदर्स। अब क्यों नहीं करेंगे, ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अब अभी बताएं कि वेयर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, हु, तो ये वर्ब ये सब्जेक्ट दोनों सेट हो गए, इनको हटा लीजिए। ये भी एक वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट हमेशा पहले होता, बाद में नहीं, बाद में से नहीं मतलब पहले। तो पहले देखा तो ये तो एक तरफ हो गया, बचा क्या, बॉय, इसका मतलब बॉय सब्जेक्ट है। बॉय का वचन है, बहुवचन, तो इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ भी हु है, यहाँ भी हु, इन दोनों हु में क्या अंतर है, ये हु रिलेटिव है, भी रिलेटिव, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, स्पेलिंग सेम है। ये सिंगुलर क्यों है, ये सिंगुलर इसलिए क्योंकि इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, और ये प्लूरल है क्योंकि इसका एंटीसीडेंट प्लूरल। अभी पीछे बताए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर सब एंटीसीडेंट है। अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो फिर ये प्लूरल। ठीक, चलिए देखिए। ठीक, अब आगे आ जाए, जो लड़का परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। अब देखिए, जो लड़का परिश्रम करता है, तो जो मतलब कौन, लड़का, लड़का क्या है, एंटीसीडेंट, जो क्या है, रिलेटिव। तो हिंदी के वाक्य में रिलेटिव पहले, एंटीसीडेंट बाद में, अंग्रेजी में पलट जाएगा, ये इधर चला जाएगा इधर, तो बचा क्या, बॉय, जो कि अंग्रेजी हो। आई क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट,
कि हर एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल लगाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो चलो देखो, जो लड़का परिश्रम करता है, तो लड़का की अंग्रेजी बॉय, ठीक है, और जो कि अंग्रेजी हु। परिश्रम करता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट। तो जो लड़का परिश्रम करता है, वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करना का अंग्रेजी वर्क होगा, लेकिन यहाँ वर्क्स लिखाया गया है। क्यों लिखाया गया है, ठीक है ना। देखो, इसलिए लिखा गया है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, वर्क। अब वर्क क्या है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि प्लूरल सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर, तो फिर ये भी सिंगुलर, फिर ये भी सिंगुलर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ वह की अंग्रेजी नहीं लिखाएगी। क्यों, क्योंकि अब देखिए, ये तुम्हारा वर्ब ये सब्जेक्ट एक साथ हो गया, तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, फिर ये हो गया, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। जो परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। इसके पहले देखिए क्या लिखा है, जो लड़का परिश्रम करता है, जो लड़के खेल रहे हैं, तो जो मतलब कौन, लड़का, जो मतलब कौन, लड़का दिया है। आइए क्या लिखा है, जो परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। तो यहाँ जो तो लिखा है रिलेटिव, लेकिन जो मतलब लड़का की लड़की ये नहीं दिया है, नहीं दिया ना। तो इसका मतलब ये रिलेटिव तो है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट नहीं दिया है, ठीक। अब बिना एंटीसीडेंट के, ये हिंदी में तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में बिना एंटीसीडेंट का रिलेटिव नहीं लगेगा, एंटीसीडेंट दिया नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जहाँ रिलेटिव हो लेकिन एंटीसीडेंट ना हो, तो अपने तरफ से हम लोग एंटीसीडेंट के रूप में जोड़ देते हैं वन या दोज, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्या नाम है, अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया रहता है तो जो कि अंग्रेजी वन या दोज लिखेंगे। वन सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। जो परिश्रम करता है वह सफल पाता है, सफलता पाता है, ठीक है ना। तो जो लड़का लड़की दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम जो कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु। एंटीसीडेंट अपने तरफ से लिखेंगे क्योंकि नहीं दिया है। तो जो परिश्रम करता है, एक ही लड़के की बात हो रही है, इसलिए वन। अगर यही रहता जो परिश्रम करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता, दोज। बाकी सेम रूल वही है, ठीक है। तो जो वो जो परिश्रम करता है, तो वन, जो कि अंग्रेजी हु वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वर्ब है, इसका ही सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये भी तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, वन हुआ। इसका मतलब सेंटेंस है, यहाँ वह की अंग्रेजी नहीं लिखाएगी। आज समझ में। चलिए देखिए, और भी उदाहरण है, और भी उदाहरण है, देखिए। अब इसके पहले क्या था, जो परिश्रम करता है सफलता पाता है। और यहाँ क्या लिखा है, जो परिश्रम करते हैं सफलता पाते हैं। तो जो माने कौन, या तो लड़का या तो लड़की। अब वो वही जो रिलेटिव है, और ये किसके लिए आया है, लड़का लड़की विद्यार्थी के लिए आया, वो नहीं दिया है, ठीक। अब बिना एंटीसीडेंट का जो लिखाएगा नहीं, तो अपने तरफ से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जो परिश्रम करते हैं, तो जो अपने तरफ से, जो कि अंग्रेजी हु, एंटीसीडेंट यहाँ पे दोज है। क्यों, क्योंकि करते हैं ज़्यादा लोग हैं, यही करता है रहता तो ये वन हो जाता, तो बहुवचन है, इसलिए दोज हु वर्क हार्ड, ठीक, सफलता पाते हैं, गेट सक्सेस, ठीक है ना। अब यहाँ हु बहुवचन है, क्यों, क्योंकि ये भी बहुवचन है, इसलिए यस नहीं लगा है, ठीक। आगे देखिए, जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिलेटिव है किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए। पुस्तक क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ क्या लगेगा, विच। जब लिखेंगे तो है रिलेटिव, है एंटीसीडेंट। हिंदी में एंटीसीडेंट पहले रहता, रिलेटिव पहले रहता है, एंटीसीडेंट बाद में। लेकिन अंग्रेजी में एंटीसीडेंट इधर पहले रहेगा, रिलेटिव बाद में। तब पुस्तक का अंग्रेजी द बुक, ठीक है। जो कि अंग्रेजी या तो विच लिखेंगे या तो दैट, ठीक है, या तो विच लिखेंगे या तो दैट। द बुक दैट इज ऑन माई टेबल, ये भी सही है। द बुक विच इज ऑन माई टेबल, ये भी सही है, ठीक। तो जो किसके लिए आया है, निर्जीव के लिए, इसीलिए यहाँ पे दैट या विच लगा है। देखिए, जो पुस्तकें मेज पर हैं वह तुम्हारी हैं। तो जो माने कौन, पुस्तकें। तो पुस्तक क्या है, रिलेटिव नहीं एंटीसीडेंट, जो क्या है, रिलेटिव। हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। इंग्लिश में क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर। पुस्तकें का अंग्रेजी बुक, और उसके पहले द, और जो कि अंग्रेजी दैट या विच, दोनों सही है, ठीक। वे तुम्हारी हैं,
हाँ, जो पुस्तकें मेज पर है, द बुक दैट आर क्यों लगा है, क्योंकि ये बहुवचन है। क्यों बहुवचन है, क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट बहुवचन है। तो आर ऑन द टेबल, ठीक। वे तुम्हारी हैं, तो वे की अंग्रेजी नहीं लगेगी, अभी बताएं, वे की अंग्रेजी नहीं लगेगी, तो हो जाएगा इज योर्स। क्या हो जाएगा, इज योर्स, ठीक है। लेकिन इज हम नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बुक बनेगा। कौन बनेगा, इसका सब्जेक्ट है ही है, ये एक साथ हो गया। इसका सब्जेक्ट कौन है, बुक। बुक का वचन है बहुवचन, इसीलिए आर, ठीक। अब आ जाइए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग हुम और व्हिच का प्रयोग करते हैं। इसके पहले क्या लगाए हैं, हु और व्हिच, तो हु सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। अब हुम और व्हिच भी लग सकता है, लेकिन हुम और व्हिच किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। ये जब भी बनेंगे ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया है। यहाँ जिस क्या है, रिलेटिव, लड़का क्या है, एंटीसीडेंट। तो हिंदी में रिलेटिव पहले, एंटीसीडेंट बाद में। इंग्लिश में ये इधर चला जाएगा, तो लड़के का अंग्रेजी बॉय, और एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के पहले द। और जिस लड़के से, ठीक है, लड़का से, ठीक है, तो जिस लड़के से मतलब जिस लड़के को, ये लड़का ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि कौन सा काम करना, मिलने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो बचा क्या, ये, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हुम माने जिससे या जिसको, मैं कल मिला था। देखिए जब हुम रिलेटिव बनेगा, जब हुम को रिलेटिव बनाते हैं तो इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। हुम के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम लिखे हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब आया है। आज जब हु लिखेंगे तो डायरेक्ट वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हु, रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना, तो हु के बाद देखिए वर्ब आया है, और हुम के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। देखिए हुम के बाद सब्जेक्ट, ठीक है ना। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती है। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ रिलेटिव कौन है, जिस को यहाँ लिखा है, लेकिन ये इसी में जुटा हुआ, जिसको, जिसमें को आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिसको रिलेटिव हो गया, लड़की एंटीसीडेंट, ठीक। तो इंग्लिश में एंटीसीडेंट पहले लिखाएगा, द गर्ल, एंटीसीडेंट के पहले द लगेगा, ठीक है। और जिसको की अंग्रेजी होम, अगर यही जिसने रहता तो हु हो जाता, जिसको लिखा है होम। मैं पसंद करता हूँ, जब रिलेटिव होम रहेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा। मैं पसंद करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई लाइक। वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो वह की अंग्रेजी लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे पसंद नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज नॉट लाइक मी। बात है समझ में। चलिए, अरे वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट लाइक मी, ठीक। लेकिन सी नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, देखो इस लाइक का सब्जेक्ट कौन है, यू, ये सेट हो गया। इसका सब्जेक्ट कौन है, ये गर्ल हो जाएगा, तो फिर ये बेकार हो जाएगा। अगर इसको लिख देते हैं तो फिर है कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब भाई सब्जेक्ट है, ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस मेज को मैंने कल ख़रीदा वह बहुत कीमती है। अब यहाँ पे लिखा है जिस मेज को, यहाँ जिस शब्द किसके लिए, मेज के लिए। मेज क्या है, निर्जीव, ठीक। तो यहाँ व्हिच लगेगा या दैट लगेगा। देखिए सजीव के लिए हु लगाते हैं, और निर्जीव के लिए दैट और व्हिच दोनों लग सकता है। तो ये रिलेटिव है, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट बाद में, रिलेटिव पहले। अंग्रेजी में ये एंटीसीडेंट पहले, रिलेटिव बाद में। तो मेज की अंग्रेजी टेबल, इसके पहले लग गया द। और जिसको दैट भी लिख सकते हैं, व्हिच भी लिख सकते हैं। देखिए व्हिच सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, स्पेलिंग सेम होता है। हु का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग स्पेलिंग होता है, ठीक है ना। तो जिस मेज को, द टेबल, और जिसको की अंग्रेजी दैट या व्हिच। मैंने खरीदा था, आई बॉट। व्हिच रिलेटिव ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, ठीक है। वह बहुत कीमती है, वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अंग्रेजी देखा टेबल हो चुकी है। लिखेंगे इज वेरी कॉस्टली, ठीक। उसी तरह से देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज भी लग सकता है। तो जब हुज लगाएंगे, ठीक है, तो हुज पजेसिव केस में, किस केस में, पजेसिव। इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। देखिए जिस लड़की के पिताजी डॉक्टर हैं, तो जिस ज शब्द आ रहा है, इसका मतलब यही रिलेटिव है, ठीक है। तो जिस
जिस लड़की के, तो जिसके, लड़की छोड़िए तो क्या बचा, जिसके, जिसका, जिसकी के लिए हुज, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव है, बचा क्या, लड़की। तो हिंदी में रिलेटिव बाद में, अंग्रेजी में पहले चला जाएगा, द गर्ल, और जिसका की अंग्रेजी हुज, ठीक। अब हुज रिलेटिव है तो इसके बाद हमेशा नाउन चाहिए। तो ये देखिए पिताजी, बगल ये में नाउन है, जिसके पिताजी, तो जिसके का अंग्रेजी हुज, फादर, पजेसिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। और यही सब्जेक्ट बन जाएगा, हुज फादर, जिसके पिताजी, इज माने हैं डॉक्टर, ठीक है। वह नहीं आई है, तो वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब कौन सा टेंस है, वह नहीं आई है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, वह एक वचन है इसलिए हैज नॉट कम, ठीक। वह कलम जिसका रंग लाल है सुंदर लगती है, तो वह कलम जिसका रंग लाल है, तो देखिए जिसका रंग लाल है, तो जिसका रंग लाल है ये रिलेटिव है क्योंकि ज से शुरू हो रहा है, ठीक। तो जिसका रंग लाल है, जिसका माने किसका, कलम का, ठीक। तो देखिए कलम एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव है, तो पहले लिखेंगे एंटीसीडेंट, द पेन, एंटीसीडेंट पहले रहेगा, रिलेटिव बाद में। जिसका, हुज, हुज के बाद हमेशा चाहिए नाउन, रंग नाउन है, हुज कलर, जिसका रंग, इज माने है, रेड माने लाल, वह सुंदर लगती है, इस वह की अंग्रेजी नहीं लिखाएगी, ठीक है ना। लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लगना, सुंदर लगना, लगना का अंग्रेजी लुक, ठीक। पेन, क्या चीज़ सुंदर लगती है, पेन, पेन हम, इसका सब्जेक्ट यहाँ है, पेन एक वचन है इसलिए यस जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो जैसे लिखते हैं, जो लड़का, जो लड़का, ठीक, जो कलम, ठीक है, जो, ठीक है ना, जो। अब देखिए जो मतलब कौन, लड़का, जो मतलब कौन, लड़की। आ कभी कभी जो का मतलब होता है थिंग, जो थिंग के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है, ठीक है ना। जो तुम मुझे दोगे, तो जो तुम मुझे दोगे, तो जो माने क्या, लड़का दोगे नहीं, लड़की दोगे नहीं। कल जो तुम मुझे दोगे, तो जो माने क्या, कलम, किताब नहीं, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो तुम मुझे दोगे, जो वस्तु के लिए आया है, तो जब जो तुम मुझे दोगे इसका मतलब होता है जो कुछ मुझे दोगे, ठीक है। अब जो कुछ क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो जब जो या जो कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं तो वहाँ पर जो या जो कुछ की अंग्रेजी के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो व्हाट का थिंग के लिए भी आता है या किसी कथन, आइडिया के लिए भी आता है। अब व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके साथ एंटीसीडेंट नहीं लगता है। रूल क्या है कि देखो जब भी हम लोग एंटीसीडेंट लिख रहे हैं, रिलेटिव लिख रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, एंटीसीडेंट जोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। जो पुस्तक, जो पुस्तक, तो जो क्या है, रिलेटिव है, और बुक इसका एंटीसीडेंट है, तो रिलेटिव के पास एंटीसीडेंट होना अनिवार्य है। लेकिन व्हाट एक ऐसा रिलेटिव है जिसके साथ एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो कुछ उसे अच्छा लगता है वह ले लेता है, ठीक है ना। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो देखिए इस तरह से सेट करना चाहिए कि रिलेटिव एंटीसीडेंट एक साथ आए, नहीं तो गलत हो जाएगा। वह, अब अगर इस देखिए इसको बनाएंगे, वह ले लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही टेक्स, ठीक। जो, वाट, या जो कुछ, ठीक है, उससे अच्छा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वर्स्ट, ही लाइक्स, ठीक है। तो ही टेक्स व्हाट ही लाइक्स, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि रिलेटिव हमेशा पहले ही आएगा, अब उसको सेंटेंस में सेट करना है, आगे भी आ सकता है, बीच पीछे भी आ सकता है। जो तुम्हें पसंद हो ले लो, ले लो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका अनुवाद बनेगा, इम्परेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं दिया है तो पहले वर्ब का फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट, तो लेना की अंग्रेजी टेक, तो टेक माने ले लो। जो मतलब जो कुछ, यहाँ जो का मतलब लड़का नहीं है, जो कुछ है, तो जो कुछ की अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट, व्हाट तुम्हें पसंद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू लाइक, ठीक। जो तुम कहते हो, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है, उसे ध्यान। देखिए यहाँ पे क्या है, इम्परेटिव है, क्या है, इम्परेटिव। जब इम्परेटिव के साथ रिलेटिव रहता है तो इम्परेटिव को आगे लिखना चाहिए, रिलेटिव को बाद में। जो कुछ मैं उसे कहता हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, ये भी इम्परेटिव है, तो इम्परेटिव पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये इम्परेटिव है, ये पहले लिखेंगे अंग्रेजी में, तो ध्यान से सुनो, लिसन मतलब सुनो ध्यान से, केयरफुली। अब जो मैं कहता हूँ, तो जो मतलब क्या, जो कुछ, जो मैं कहता हूँ, जो माने बात,
क्या है, बात, वही स्टेटमेंट है। तो बात के लिए हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट माने जो मैं कहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई से। जो उसने कहा वह गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो उसने कहा, तो जो मतलब जो बात कहा, तो बात मतलब स्टेटमेंट। यहाँ जो किसके लिए आया है, स्टेटमेंट के लिए। यहाँ लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट। देखिए व्हाट ही सेड, व्हाट माने जो उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, ठीक है ना, वह गलत है। तो ठीक है, अब वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इज रॉन्ग, मतलब गलत। वह माने क्या, जो उसने कहा, ये इसके लिए आया तो ये लिख चुके हैं, तो इसकी अंग्रेजी अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब ऐसे मिला लेना चाहिए, हाई वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये दोनों सेट हो गए। ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, दोनों सेट हो गए। अगर हम यहाँ पे इट या दिस लिख देते, ठीक है, तो फिर ये इसका सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ रहता है समझ में। तो ये हो गया आपका, ठीक। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन दिया रहेगा। जैसे देखिए, जैसे लिखते हैं जो कुर्सी तुम खरीद रहे हो, तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कहूँ कि जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, तो पर प्रीपोजिशन है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे, उस प्रीपोजिशन को हम कहाँ लिखेंगे। तो याद रखो कि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। तो अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आया, ठीक, और उसमें हमको प्रीपोजिशन लिखना है, तो प्रीपोजिशन हमेशा प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन को रिलेटिव के कहाँ लिखेंगे, पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे। या एक उपाय और है कि रिलेटिव प्रोनाउन लिखें, आप प्रीपोजिशन को उठा करके एकदम लास्ट में क्लाज जहाँ ख़त्म होगा वहाँ जोड़ दें। तो मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन जुटा है, तो वो प्रीपोजिशन रिलेटिव के पहले भी लिखा जा सकता है और उस क्लाज के अंत में भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, जिस लड़के के साथ तुम जा रहे हो वह मेरा भाई है, ठीक है। तो जिस लड़के, लड़का एंटीसीडेंट है, पहले लिखाएगा, और जिस का अंग्रेजी हो जाएगा, अरे जिसके साथ, अब भाई क्या लिखा है, जिसके साथ। अब ये जिसके रिलेटिव है और साथ तुम्हारा प्रीपोजिशन है। तो हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में रहता है, नाउन प्रोनाउन पहले, अंग्रेजी में पलट जाएगा, ये इधर हो जाएगा इधर। तो साथ का अंग्रेजी हो जाएगा विथ, और जिसके का अंग्रेजी हो जाएगा होम। हु नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ऐसे लिख दें विथ हु, तो ये प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, गलत, क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो देखिए द बॉय, ठीक, और जिसके साथ, विथ होम, ठीक। तुम जा रहे हो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर गोइंग। वह मेरा दोस्त है, वह की अंग्रेजी नहीं लगेगी, वह मेरा दोस्त है, वह मैंने कौन, लड़का। तो लड़का यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो बचेगा है, इज, माय माने मेरा, दोस्त मतलब फ्रेंड, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लड़का लिख दे ही इज माय फ्रेंड, ठीक, तो समझ जाइए, मिलाइए, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, हाई वर्ब है, ठीक है। अगर इसका सब्जेक्ट ये है तो फिर हाई बेकार हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ये बॉय, तो फिर हाई, दो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक क्रिया का एक ही सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। फिर आप देखिए इसी तरह से, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए। आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, वीडियो देखते हैं 500 लोग, और कमेंट रहता है 10, लाइक रहता है 10। चलिए देखिए, द मेज, हाँ नहीं, देखिए इसको हमने बनाया ना, तो हमने प्रीपोजिशन को कहाँ लिखा, रिलेटिव के पहले। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इस प्रीपोजिशन को उठा के ये क्लाज कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए द बॉय, ठीक है, और इसको हटा दिए, तो तब जब प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। और जब प्रीपोजिशन हटाएंगे तो फिर यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब इसको हटाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। होम का सब्जेक्ट क्या होता है, हो, देखिए, ठीक है। अब बाकी ये यू आर गोइंग, यही सेम है। इस विथ को उठा करके गोइंग के बाद लगा दे। तो प्रीपोजिशन रिलेटिव के पहले भी लिख सकते हैं या क्लाज के बाद, दोनों जगह लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप मेरे तरफ से और देखिए, ठीक है ना। द बॉय नहीं, जिस मेज पर तुम बैठी हो वह बहुत पुराना है, ठीक है।
तो जिस मेज पर, मेज क्या है, एंटीसीडेंट है, और जिस पर क्या है, ये रिलेटिव है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में एंटीसीडेंट पहले आएगा तो पहले मेज लिखेंगे, द टेबल। और टेबल क्या है, सजीव है कि निर्जीव, निर्जीव, तो निर्जीव के लिए क्या लिखेंगे, विच। अब ये क्या लिखा है, जिस पर, जिस रिलेटिव है, अब पर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में रहेगा, अंग्रेजी में ये पहले चला जाएगा, ये इधर, तो पर की अंग्रेजी आन, ठीक, और जिसकी अंग्रेजी हो जाएगा सजीव, अरे विच, क्योंकि ये निर्जीव के लिए आया है, तो द टेबल ऑन विच, ठीक। तुम बैठी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम लगातार जारी है, तो तुम बैठी हो, यू आर सिटिंग। वह बहुत पुराना है, वह की अंग्रेजी लगेगा नहीं, वर्ब, इज वेरी ओल्ड। अब चाहें तो हम इस आन को उठा करके ये क्लाज जहाँ ख़त्म हो रहा है, सिटिंग, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द टेबल, ये इसे हो गया, और ये देखिए ये सब सेम है, आन उठ करके यहाँ सिटिंग के बाद आ गया। तो प्रीपोजिशन को अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो उसको पहले भी लिख सकते हैं और उसको बाद में, दोनों जगह पे हम लिख सकते हैं। देखिए लास्ट एग्जाम्पल इसका, जिस घर में तुम रहते हो वह मेरा है, ठीक। तो जिस घर में, तो घर क्या हो गया, एंटीसीडेंट है। देखिए जिस लड़का, जिस कलम, ये सब ज से शुरू हो रहा है, इसलिए रिलेटिव है, तो ये क्या है, एंटीसीडेंट है, रिलेटिव। इंग्लिश में एंटीसीडेंट आगे रहेगा, रिलेटिव इधर चला जाएगा, तो घर का अंग्रेजी हाउस, ये एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द लगता है। और जिस, ये घर क्या है, निर्जीव, तो निर्जीव के लिए क्या आएगा, विच। और ये जिस के साथ है मे प्रीपोजिशन है, तो मे इस रिलेटिव से जुड़ा है, तो प्रीपोजिशन रिलेटिव के पहले आएगा, तो जिस की अंग्रेजी विच, आ इसके पहले आ गया इन, ठीक। तुम रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू लिव। वह मेरा है, तो वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वह मेरा, वह माने कौन, घर, ये लिख चुके हैं, हाई नहीं लिखाएगा। इज माने है, अब माइन, माई, माइन मतलब मेरा। अब यहाँ माई की अंग्रेजी, मेरा की अंग्रेजी माई नहीं लिखेंगे, अगर माई लिखेंगे तो आगे नाउन चाहिए, नाउन है नहीं, तो उसको हम लोग माइन लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हाई रिलेटिव है, ये प्रीपोजिशन है, हम चाहें तो इसको उठा करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए द हाउस विच यू लिव, इन को उठा के लिव के बाद इन इज माइन, दोनों तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, ठीक है, तो आप इन ट्रांसलेशन को लगाइए, और लगा करके ईमानदारी से, ठीक है ना, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया, या कितना आया, ठीक है ना। ईमानदारी के साथ आप लगाइए। देखिए जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने या किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक लड़का सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक उसको कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको शेयर भी करिए, ठीक है ना, इसको शेयर भी करिए। देखिए जी, मेरे पिताजी जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो वह तुमसे मिलना चाहते हैं, देखिए लास्ट सेंटेंस है, ठीक। अब देखिए, ये देखिए मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, ठीक। आप इसको देखिए, समझिए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, इस वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एथिस्ट। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमको बताइएगा। और बाकी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट और एज बच गया, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।